आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हम लोग आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, साथ ही साथ टैक्स बचाने के कई सारे तरीके ही बता रहे हैं। हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल नहीं, इससे पहले एक सवाल, इनकम टैक्स रिटर्न, जिन लोगों ने समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए, अगर तारीख आपकी निकल चुकी है और समय सीमा के अंतर्गत या कोई समस्या है, आप कहीं उलझे हुए हैं और नहीं कर पाते, तो उसमें 3-4 रास्ते हैं जो लोगों को ध्यान है। और ये रास्ते मुझे लगता है आप लक्ष्मण थोड़े से सुगम बना दिए। सुगम है। और सबसे पहला रास्ता तो ये है कि आप बिलेटेड रिटर्न जो 31 दिसंबर तक का समय होता है, उस समय का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। उसमें सिर्फ फीस 5 लाख से अगर आपकी कम इनकम है तो 1,000 रुपये फीस जाती है। और अगर आपकी ये बाय द वे नए सेक्शंस अब धीरे धीरे लोगों के मुंह पे चढ़ रहे हैं, 263(4) ये सेक्शन है, पहले 139(4) हुआ करता था। तो इसके अंतर्गत आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न, ये और 5 लाख से ऊपर है आपकी, तो 5,000 रुपये मात्र ये फीस जाती है। मात्र मैं कह रहा हूँ क्षमा मांग के, कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो सहूलियत ले रहे हैं वो 5,000 रुपये से उससे कहीं ज़्यादा की होगी। पहली बात। दूसरा, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप, बहुत सारे लोग लक्ष्मण मैंने देखा आजकल एक और काम कर रहे हैं, करा उन्होंने बल्कि, जैसे अधूरी थी कुछ इंफॉर्मेशन और तारीख सिर पे थी और प्रेशर था कि भाई लेट ना हो जाए, उन्होंने क्या किया कि अधूरी रिटर्न या कुछ कमी थे रिटर्न फाइल कर दी। और किस चीज का फायदा उठाया? 263(5) के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा। अब रिवाइज के कुछ नए प्रोविजंस हैं। तो रिवाइज करेंगे तो आपको लेट फी और नहीं देनी होगी? नहीं, आ रहा हूं मैं उसी पे। हाँ। अगर आप 31 दिसंबर तक रिवाइज करते हैं तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिवाइज हो जाएगी। तो देखिए ना, अब कुछ लोगों ने बिलेटेड की बजाय वो 5,000 रुपए बचाने के लिए ये तरीका निकाला। अच्छा नहीं कि नहीं, अच्छा मैं इस पे आता हूं। ये बहुत जरूरी बात आपने पूछी, अच्छे वाली, बहुत काम की बात पूछी है। तो 31 दिसंबर तक तो कोई फी नहीं है। अब रिवाइज रिटर्न आप मार्च तक भी कर सकते हैं, 31 मार्च 2027 तक। तो वो रिवाइज करते हैं तो फिर 5,000 रुपए की उसकी फी है। तो उन 3 महीनों में फी है, उससे पहले फी नहीं है। अब आपने जो मतलब दिसंबर तक करेंगे तो फी नहीं, तो रिवाइज फ्री है। अच्छा, रिवाइज दिसंबर के बाद करेंगे, मार्च तक उस 3 महीने में आप करेंगे तो फिर फी है। अब आपने कहा कि अच्छा है, देखिए स्ट्रैटेजी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, अंदर की बात है। अच्छा, वो अंदर की बात यह है कि जो व्यक्ति, देख लो अंदर की बात कैमरे बता रहे हैं, बताइए। और यही मुझे लगता है टैक्स गुरु की खासियत है, अंदर की बात ऑन एयर हो जाती है। तो अंदर की बात यह है कि रिवाइज रिटर्न को आयकर विभाग, वैसे तो 263(5) के अंदर पूरा प्रोविजन है, पर मुझे ऐसा लगता है अनुभव से कि वहां स्क्रूटनी में आने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि भाई आपने फाइल किया, फिर रिवाइज की, कुछ भूल गए। देखिए, जेन्युइन रिवीजन होते हैं, गलती से रह गया, प्रोविजन इसीलिए बना हुआ है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक माइक्रोस्कोप लेके ऐसे रिटर्न को जरूर देखा जाता है, क्या ऐसी वजह है जो एक बार फाइल करी, फिर कुछ आफ्टर थॉट था, उसको रिवाइज कर दी। अच्छा, मैंने तो ऐसे लोग देखे जो 3-3, 4-4 बार रिवाइज करते हैं। अच्छा, उसकी सीमा नहीं होती होगी? नहीं, आप जितनी बार मर्जी रिवाइज करें। अच्छा, आप रिवाइज कर, तो जब आप बार बार करेंगे तो आप तो फिर दाल में कुछ काला नजर आने आता, तो इसलिए कोशिश करें नहीं। पर अब अगर हो गया है, एक ये, अच्छा आपको पता होगा, अब तो आप इस डेट से ले तो 4 साल तक आप ITR-U, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड कहते हैं, वो भी फाइल कर सकते हैं एडिशनल। उसके बारे में हम कई दफे बात कर चुके हैं। ये पर ये ध्यान रखिएगा कि 2 चीजें, एक तो टैक्स अगर आपका बन रहा है और आपने लेट करी है फाइल, तो 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज देने के लिए तैयार रहिएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड था तो साहब वो हाथ से आपके निकल गया होगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ये इसी साल का ना? हाँ, मतलब वो पीछे से भी चला आ रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, और वो आप अगर बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न में आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। चलिए, तो ये सारी बातें बिलेटेड में तो कम से कम नहीं। ये सारी बातें बता दी कोहली साहब ने। इसमें एक फोन कॉल आ चुका बेंगलुरु से सुनीता सिंह जी का। सुनीता जी नमस्ते, बताएं। हाँ, क्या सवाल है? सर। नमस्ते सर, एक्चुअली मैं एक US बेस्ड स्टार्टअप कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरे पास उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, जो कि $5 पर शेयर मुझे मिला था। बट उस दिन FMV फेयर मार्केट वैल्यू 5.88 था। तो जो डिफरेंस अमाउंट 0.88 है, क्या पर शेयर उस पे मुझे टैक्स लाइबिलिटी बनती है? जी हाँ, अगर बनती है, अगर बनती है तो मुझे कहाँ और कैसे उस रिटर्न को दिखाना है? देखिए, सुनीता जी ने बताया लक्ष्मण कि ये उस स्टार्टअप में जॉब करती हैं। तो जॉब करती हैं तो इसको हम ESOP कहते हैं, ये तो एम्प्लॉय। तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू और जो प्राइस आपको में एक्सरसाइज प्राइस उसमें डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है वो परक्विजिट की तरह
और मजे की बात परक्विजिट में यह लक्ष्मण कि ये परक्विजिट का सेक्शन 17 पुराने एक्ट में भी होता था, नए एक्ट में भी 17 ही है। बहुत कम ऐसी प्रोविजंस है जिनका एक ही रखा गया है। तो ये दोनों में आपको 88 सेंट्स हैं सुनीता जी, उन 88 सेंट्स के हिसाब से आपको परक्विजिट के अंतर्गत टैक्स देना पड़ेगा अपनी बाकी इनकम के साथ जोड़कर। सुनीता जी कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, नहीं, कंफ्यूजन ये है कि मतलब कि मुझे इनवॉइस आता है उधर से, दैट इज नॉट जॉब, इनवॉइस आता है मुझे, मेरे कंसल्टेंसी सर्विसेज मिलता है, तो जो भी जो डिफरेंस अमाउंट है वो मुझे सर ने बोला 88 सेंट्स। सुनीता जी आपके अब देखिए इन्होंने जो आप कहा उसमें फर्क हो गया। आपने पहले कहा कि आप जॉब करते हैं, अब आपने कहा कि आप कंसल्टेंसी करते हैं। तो देखिए कंसल्टेंसी है फिर तो ये परक्विजिट नहीं होगा। मैंने जो सेक्शन 17 कहा फिर उसके अंतर्गत वो लागू नहीं होगा क्योंकि आप उनके एम्प्लॉय नहीं है। तो ऐसे में आपके और उनके बीच जो कंसल्टेंसी एग्रीमेंट है वो इसकी टैक्सेबिलिटी गवर्न करेगा। पर ये फिर भी रहेगा कि 88 सेंट्स, क्योंकि 88 सेंट्स का लक्ष्मण आप ध्यान से देखें तो इनको 88 सेंट्स का इस कंसल्टेंसी की वजह से सीधा बेनिफिट हो रहा है। $5 का था और 5.88 का था, इनको 5 का मिला। तो 88 सेंट्स जो डिफरेंस है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट जो आपकी कंसल्टेंसी इनकम है उसमें आपको इसको एडिशनल जोड़ के दिखाना पड़ेगा। और आपको पता होगा कंसल्टेंसी में से आप जो बिजनेस के खर्चे होते हैं सुनीता जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको क्लेम करते होंगे, स्टेशनरी है, टेलीफोन, इंटरनेट है, व्हीकल यूज करते हैं वगैरह वगैरह। करते कि नहीं करते सुनीता जी? फर्स्ट टाइम ही सर फाइल करना है। नहीं ये देख लीजिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला ही है। हम लोग टैक्स रूल बताते रहते हैं, कंसल्टेंसी करती हैं तो आप कई सारे खर्चे को क्लेम कर सकते हैं। जो आपकी कंसल्टेंसी से संबंधित खर्चे हैं सुनीता जी, मान लीजिए इंटरनेट का बिल है, व्हीकल का फ्यूल है, डेप्रिसिएशन है, मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जिस घर के एक हिस्से में अगर आप ऑफिस बनाया ना लक्ष्मण, तो उसके घर के एक हिस्से को आप एक रेंट प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें क्लेम कर सकते हैं सुनीता जी। तो देखिए आपने तो मेरे $5.88 का पूछा था, हमने आपको उससे बढ़ के बता दिया टैक्स प्लानिंग। चलिए सुनीता जी इसको देखिए और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा फिर टैक्स शुरू में। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका था और आपको हम लोगों ने बोनस जवाब भी दे दिया। बिल्कुल। चलिए तो सुनीता जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलिए, क्योंकि मोबाइल नंबर रहता है ना तो ऐसे सीधे आपको टैक्स गुरु से संपर्क करवाते हैं और एक सवाल के जवाब में कई सारे जवाब निकलते हैं जो आपके लिए दोहरा फायदा कर सकता है। इसे सवाल के साथ नाम और मोबाइल नंबर जरूर दीजिए। ईमेल ID है tax@moneycontrol.com। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।